न शक्ल से न नाम से हम पहचाने जाएंगे हमारे काम से। यस, वी आर द मास्ड मेंटर्स। और क्या लेकर आए हैं आज हम आपके लिए? यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द CBSE सैंपल पेपर ऑफ बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज CBSE का सैंपल पेपर फॉर क्लास 12th, राइट। अब देखिए, जो CBSE ने सैंपल पेपर जो रिलीज किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न का पेपर सेम आपके एग्जाम्स में आएगा। तो क्यों ना आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर दें अपने मास्ट मेंटर्स के साथ। तो इसी बात से शुरू करते हैं पेपर का डिस्कशन। सबसे पहले ये देखिए कि कितने क्वेश्चंस करने हैं हमें और कितने हमें नहीं करने। तो इस बात का मैं जवाब दे दूं, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आपको सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बीच बीच में कोई आपको चॉइस मिल जाएगी, राइट, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कितने सेक्शंस हैं इस पेपर में? टोटल 5 सेक्शंस आर देयर, ठीक है। और हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं? देयर आर 33 क्वेश्चंस होंगे टोटल, राइट। और सारे के सारे क्वेश्चंस करने आपको कंपल्सरी हैं। हाँ, बीच बीच में आपको कुछ चॉइस दे दी जाएगी कि कुछ आप छोड़ सकते हैं, और वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए, सेक्शन ए में है 16 क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस कितने मार्क के हैं? दे आर ऑफ 1 मार्क। तो 1 मार्क के क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में ही आप 1 मार्क के क्वेश्चन 16 क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप शुरू से ही अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे तो आपको अपना पेपर टाइमली कंप्लीट करने में और पेपर को रिवाइज करने में हेल्प मिल जाएगी। सेक्शन बी, कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स होंगे? 2 मार्क्स। तो देखते जाइए, फर्स्ट सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं? देखिए, 16 क्वेश्चन 1 मार्क के। सेक्शन बी कितने नंबर का हो गया? 10 मार्क्स, 5 2 जा 10, ठीक है। ओके, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन होंगे? 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, तो 21 नंबर इधर हो जाएंगे आपके। और सेक्शन डी में वही केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो पहले आते थे कोरोना टाइम से पहले। सेम वही पैटर्न है पेपर का, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। डी में आ जाएंगे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन, कितने नंबर के? 4 नंबर के। और इनमें बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि केस को अच्छे से स्टडी करेंगे। कितने नंबर हो गए? 8, ओके। और सेक्शन ई हैज 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, तो ये कितने हो गए? 15, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 6 1 7 8 15 एंड 5 22 1 3 1 4 2 6 एंड 7। तो टोटल 70 मार्क्स का पेपर है ये आपके सामने। टाइम ड्यूरेशन कितना है? 3 आवर्स, ठीक है। तो टाइम को बड़ा वाइजली मैनेज करेंगे और 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइमली खत्म कर देंगे और रिवीजन, इसको पेपर को चेक करने का टाइम भी अपने पास रखेंगे। स्टार्ट करें? ओके, आगे चलते हैं। यस, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, ओके। एंड यस, देखिए, एन इनफर्टाइल कपल was advised to undergo in vitro fertilization। क्या बोला गया? एक्चुअली ये ऐसे कपल है जिनके कोई बेबी नहीं हो सकता, तो डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि गो फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो अब देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी जब परफॉर्म करेंगे, आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेज फॉर द ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब फॉर सक्सेसफुल रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए, फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर हम किस स्टेज पर
टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन बाहर करवाया जाता है, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म लेकर द फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, टेस्ट ट्यूब में या लैब में करवाया जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, और उस जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वो जो मदर है, फीमेल है, वो उसको पूरा संभालेगी। तो क्या सिर्फ जाइगोट को ट्रांसफर करेंगे, जाइगोट तो करेंगे ही, बट हमें पता है जाइगोट पहले क्या होता है, पहले जाइगोट होता है सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल डिवाइड करता है, क्लीवेज होती है, तो क्या बनते हैं, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। तो 8 सेल स्टेज तक क्या बोलेंगे इसको, ब्लास्ट्यूला, और उन सेल्स को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्ट्यूला के सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। फिर जो 16 to 32 सेल की स्टेज होती है ना, उसको बोलते थे मोरूला। तब तक तो क्या होगा कि मोरूला तो फिर ट्रांसफर होके नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यूट्रस की तरफ, फॉर दैट इम्प्लांटेशन। तो हमें क्या करना है, हमें फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है। तो इसके अंदर हम सिर्फ जाइगोट का, दूसरा ऑप्शन देखिए, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। तो 8 ब्लास्टोमियर्स तक हम कोशिश करते हैं कि जाइगोट को ट्रांसफर कर दे फेलोपियन ट्यूब में, फिर वो जो बाकी डेवलपमेंट है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा, ओके। एम्ब्रियोज इज मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, नहीं, ये तो नहीं हो सकता, फिर तो मोरूला और वो बाकी स्टेजेस आनी शुरू हो जाएंगी। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे भी नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी। तो आंसर इसका हो गया बी। तो जाइगोट विद 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर्स, राइट। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, गिवन बिलो आर द 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन। आपको क्या सिलेक्ट करना है कि कौन सा मेथड के सामने करेक्ट मैच हो रहा है, राइट। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कॉन्डोम्स। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होगा, दे प्रिवेंट द स्पर्म्स रीचिंग द सर्विक्स, दे विल प्रिवेंट द स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स। देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट को याद रखेंगे, स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन द टेस्टिस, और टेस्टिस से कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेड बाय वास डेफरेंस, ठीक है। तो कॉन्डम्स के अंदर सिर्फ क्या होगा, जो सिक्रीशन होगा, जो सीमन होगा, सीमन के अंदर जो स्पर्म्स होंगे, अगर हम उनके आगे बैरियर लगा देंगे तो वो सर्विक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो ए का ऑप्शन क्या हो गया, ए के लिए हम आंसर कर रहे हैं 3, ठीक है, ओके। देन आ जाइए वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब वास डेफरेंस को टाई कर देंगे। तो किस में होता है, मेल्स के अंदर होता है। जब वैसेक्टोमी कर देंगे तो सीमन तो होगा, सीमन विल बी प्रेजेंट, बट स्पर्म्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमने वास डेफरेंस को टाई कर दिया। तो ये जो स्पर्म्स हैं टेस्टिस के थ्रू, देन वासा डेफरेंस के थ्रू, दे आर नॉट एबल टू रीच द सर्विक्स, ओके। द सीमेन के अंदर क्या, देयर इज नो स्पर्म्स। तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4th, यस। देन देखिए, पिल्स क्या करती हैं, दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो सी का हो जाएगा 2, ओके। ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब को टाई कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवम इज नॉट एबल टू रीच फेलोपियन ट्यूब। तो डी का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलो मैच करो, कौन सा आ रहा है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द फॉलोइंग अमाइनो एसिड रेजिड्यू विल कॉन्स्टिट्यूट द हिस्टोन कोर। कहाँ होता है हिस्टोन कोर, हिस्टोन कोर होता है न्यूक्लियोसोम। याद करो, हिस्टोन ऑक्टोमर कैसे बनता है, H2A, H2B, H3H4 और H1 मान लीजिए ना, इसके ऊपर ये इस तरह से रैप होता है, व्हाट, DNA। तो कुछ ऐसी बीडेड सी अपीयरेंस आती है लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो क्या करती हैं, डीएनए को बाइंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े साइज का डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में पूरा आ जाता है, ठीक है। चलो, अब ये जो प्रोटीन्स हैं
इनके अंदर कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन को मिला के बनते थे। हिस्टोन ऑक्टोमर में 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होंगी और उसके जो अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे? आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो ये भी 2 में होंगे। देखो यहाँ बनाते हैं H2A 2 नंबर में, देन H2B, H3, H4 और एक ऊपर से क्लैंप लाइक ये जो बाइंड करके रखती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा ऑक्टोमर बनेगा ये किसका बनेगा? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का। तो आंसर इज ए। आगे चलते हैं। देखो एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब समझ लेना, बस सबको समझ में आ जाएगा। कन्वर्जेंस मतलब होता है कोई भी चीज़ दूर दूर से एक जगह पे इकट्ठी हो जाए, दैट इज कन्वर्जेंस। ठीक है, तो अब देखो कन्वर्जेंस में क्या होगा? एनालॉगस ऑर्गन्स को याद रखना कि स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो डिफरेंट जगहों से जब बहुत सारे लोग आगे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो सब सिमिलर तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, दैट इज एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, डिफरेंट जगह से आए एक जगह पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो ये अभी तक राइट लग रहा है। ओके, डिसिमिलर सेट ऑफ फंक्शन, नहीं फंक्शन सेम होंगे, यहाँ पे डिसिमिलर नहीं होंगे, तो ये हो गया रॉन्ग। कॉमन सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, नहीं डिफरेंट जगह से आ रही है। डिसिमिलर सेट ऑफ फंक्शन अनरिलेटेड ग्रुप, नो। तो आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। आगे चले। ओके, नाउ सी, देखो एक एपिस मेलिफेरा है, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, इट इज अ किलर बी। तो क्या है ये? इसके पास टॉक्सिक बी विनोम है। आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी developed from the given table to treat a person against the venom of this bee, है ना। तो बहुत इजी सा आंसर है। अगर मान लो किसी भी वजह से किसी पर्सन को सांप अगर काट ले, ठीक है, तो क्या होगा? सांप के कटने से आपकी बॉडी एकदम से एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी। तो अब उस कंडीशन में हम वेट तो नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाए और तब हम अपने आप को सेव कर सके, नहीं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से एंटीबॉडीज देनी पड़ती हैं। तो यही केस पॉइजन का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ये होगा सी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देंगे और ऐसी इम्यूनिटी जो बाहर से जब हम एंटीबॉडीज दे रहे हैं तो जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, आगे आ जाओ। ओके, व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? वायरल सेल्स, है ना। वायरल सेल जब क्या करते हैं, अगर कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो क्या करते हैं? कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से दूसरे सेल्स तक इन्फेक्शन ना पहुंच पाए। ठीक है, तो उनको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल, अभी तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचा, उनको क्या करेंगे? रेजिस्टेंट कर देंगे अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इन ह्यूमंस। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। जब वायरल अटैक कर देता है, वायरल से जो अटैक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल सिक्रीट करते हैं। उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन्स। अब वो इंटरफेरॉन्स बाकी सेल्स को बचाते हैं इन्फेक्टेड होने से। तो इसमें कौन सी डिजीज है जो वायरस से होती है? दैट इज एड्स। इट इज वायरल इन ओरिजिन। तो इंटरफेरॉन्स के बाद कहाँ आएगी? एड्स पर। तो आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट। ओके, कौन से वाटर सैंपल्स जो इस टेबल में दिए गए हैं उनके पास ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होगा? ठीक है, चलो देखो, वाटर सैंपल ए बी सी डी 4 सैंपल्स हैं। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, तो बीओडी भी ज़्यादा होगी। क्यों? बीओडी क्या होती है? ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज दैट मैटर, जो वाणी को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? लेवल ऑफ पॉल्यूशन अगर हाई है तो बीओडी भी हाई होगी। अगर लो है तो क्या होगा? बीओडी विल आल्सो बी लो। नो, पॉल्यूशन हाई होगा तो इट विल बी हाई, पॉल्यूशन लो तो वैल्यू ऑफ बीओडी लो, पॉल्यूशन इज हाई, वैल्यू ऑफ बीओडी लो। नहीं, हमें ये बताना है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किसके पास है, जिसमें ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो ऑर्गेनिक मैटर होगा तभी तो उसको डिकम्पोज करेंगे माइक्रोब्स, तो बीओडी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर गिवन इज ए होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है इसमें आपको? द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज ये है आपका प्लास्मिड। ठीक है, कौन सा प्लास्मिड है ये? दिस इज PBr 322,
ठीक है, कौन सा प्लास्टिड है ये, PPR 322, राइट। और हमें पता है कि दिस इज कंसिडर्ड एज द आइडियल प्लास्मिड जिसके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर जगह से ही कट करेंगे जब भी आपको DNA इंसर्ट करना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि BAM-H, ठीक है, BAM-H1 साइट पे आपको बता दिया कि यहाँ पे इस साइट के बारे में आपको बताया कि दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ओके। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, देखो अ फॉरेन DNA वाज लाइगेटेड एट BAM-H1 और इस जगह पे हमने क्या कर दिया, इस जगह से लाइगेट करके मतलब हमारा फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया जो भी हमारी डिजायर्ड जीन थी, राइट। तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो जब भी आप कोई भी अपना फॉरेन DNA इस साइड से जब लाइगेट कर दोगे तो ये वाली साइड जो है यहाँ से ये इंसर्ट करने की वजह से, फॉरेन DNA के इंसर्ट करने की वजह से यहाँ पे जो भी जीन होगी, ठीक है, दैट विल गेट इनएक्टिवेटेड, राइट। तो देखिए यहाँ पे कौन सी जीन है, टेट्रासाइक्लिन वाली जीन है यहाँ पे। तो टेट्रासाइक्लिन जीन अगर हमने यहाँ फॉरेन DNA लाइगेट कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, वो इनएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज फ्रॉम द गिवन टेबल, ओके। अब आपके पास एक मीडियम है टेट्रासाइक्लिन वाला जिसके अंदर आपको कल्चर करना है, बैक्टीरिया ग्रो करवाने हैं, और एक है एम्पिसिलिन वाला, राइट। तो अब देखो क्या होगा, एम्पिसिलिन वाले के अंदर देखो टेट्रासाइक्लिन तो इनएक्टिवेट हो जाएगी, तो टेट्रासाइक्लिन के इनएक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खो देंगे, ठीक है। जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वो खो देंगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो ग्रोथ, ठीक है, नो ग्रोथ। देखो यहाँ भी दे रखी है, बट अभी एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है ना इनके पास, एम्पिसिलिन के लिए अभी भी रेजिस्टेंट है, तो एम्पिसिलिन जो जीन है उसके लिए रेजिस्टेंट रहेगी तो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के मीडियम में ग्रो कर जाएंगी। तो देख लो कौन सा चॉइस है, टेट्रासाइक्लिन में नो ग्रोथ और एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इज बी, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। क्या है ये क्वेश्चन, स्वाति वाज ग्रोइंग अ बैक्टीरियल कॉलोनी। स्वाति क्या कर रही थी, एक बैक्टीरियल कॉलोनी वो ग्रो कर रही थी इन ए कल्चरल फ्लास्क अंडर आइडियल लेबोरेटरी कंडीशंस वेयर द रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड। मतलब आइडियल कंडीशंस क्या होती है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जब खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती तो जो कल्चर हो रहा है, जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो वो उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, लेबोरेटरी कंडीशंस में पॉसिबल हो पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द ग्रोथ इन दिस केस, ठीक है। क्या दे रखा है, अब देखो ग्राफ से देख लो आप, ये ग्राफ में देखो क्या है कि जब ये आइडियल कंडीशन है तो ग्रोथ का जो कर्व है वो सीधा एकदम स्विफ्टली ऊपर जा रहा है, तो ऐसी ग्रोथ को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। और दूसरी वाली देखो, ये यहाँ से क्या हुआ कि अगर यहाँ से ग्रो हुआ, थोड़ी देर तक ग्रो हुआ, फिर जाके एक स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो ऐसी ग्रोथ क्या होती है, इसको बोलते हैं लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो अब इसके लिए हमें कौन सी जो सिचुएशन है, स्वाति जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, दैट वाज इन लेबोरेटरी कंडीशंस, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब हम कौन सा ग्राफ चूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो इसके लिए देख लो कौन सा इक्वेशन है ये, dN/dt अपॉन Rn। तो dN/dt और इसको हम क्या कर देंगे, दैट इज Rn। तो कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन साइज इज n, ओके, बर्थ रेट इज b, डेथ रेट इज d, ये इसका दे ही रखा है बेटा, यहीं पे इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को इक्वेशन दे रखा है। यूनिट टाइम इज पीरियड c। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि एक स्टेज तक ही कैरी कर पाता है कोई भी इकोसिस्टम कह लो, या जो कैपेसिटी होती है कैरी करने की वो एक टाइम के बाद जाके कम हो जाती है, तो वो लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व के अंदर मिलता है। बट यहाँ पे हम आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर विल बी बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। sea anemone gets attached to the surface of the hermit crab.
सी एनीमोन जो है कहाँ अटैच हो जाता है, हर्मिट क्रैब के ऊपर। ये आपने देखा होगा कि सी एनीमोन जो है हर्मिट क्रैब के ऊपर अटैच होकर बहुत दूर तक चला जाता है, ठीक है। और हर्मिट क्रैब को इस रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सी एनीमोन अपनी फूड उसको मिल जाता है। तो ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर एक स्पीशीज को तो फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज का कोई भी हार्म नहीं हो रहा, तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। तो आपको क्या करना है, बी टिक। ओके, आगे आ जाइए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम रिस्पेक्टिवली। ओके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, हाँ देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ये वाला ऑप्शन आएगा, डेट्रिटस मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे क्या होगी, एक्वेटिक के अंदर ग्रेजिंग वाली जो स्पीशीज मास्टर। तो मेजर जो कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो है वो डेट्रिटस और ग्रेजिंग, दैट इज ऑप्शन इज सी। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, नेचुरल हैबिटेट से अगर आप कहीं दूर जो कंजर्वेशन करते हो, दैट कंजर्वेशन इज नोन एज एक्स सिटू। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा, नेशनल पार्क्स नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व्स नो, सेक्टर ग्रोव्स तो नेचुरल हैबिटेट में, तो ये हो गया सीड बैंक। यस, ऑप्शन इज डी, सीड बैंक क्या है, एक तरह से एक्स सिटू कंजर्वेशन है। हम जो जीनोम है प्लांट्स का उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं फर्दर ग्रोथ के लिए, बहुत सारी स्पीशीज, रेयर स्पीशीज को प्रिजर्व कर सकते हैं सीड बैंक से। ओके, आगे आइए, हाँ जी, अब देखिए अब शुरू हो रहे हैं आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। असर्शन रीजन में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट दे दी जाएंगे आपको, ठीक है। एक स्टेटमेंट होगी असर्शन और दूसरी स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। आपको जो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है। जैसे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और अगर आपको लगता है कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो इसको टिक कर देंगे। अगर आपको लगता है ट्रू तो है बट आर जो है वो सही मैंने में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को, तो हम इसको बी को चूज करेंगे। या हो सकता है ए ट्रू हो, बी आर फॉल्स हो, या ए फॉल्स हो सकता है बट आर इज ट्रू, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जस्ट स्टेटमेंट्स को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद इन चारों में से एक ऑप्शन का आपको टिक करना है। स्टार्ट करें। ओके, देखो पहले असर्शन दे रखा है एपोमिक्टिक एम्ब्रियोस। एपोमिक्टिक क्या होते हैं, विदाउट मियोसिस से जो डेवलप हो एम्ब्रियो, उनको बोलते हैं एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है, कोई मिक्सिंग नहीं हुई, गैमीट्स मिक्स नहीं किए, ठीक है। तो गैमीट्स की विदाउट मिक्सिंग से जो एम्ब्रियो बनेंगे वो पेरेंट के आइडेंटिकली होंगे, राइट। ओके, तो ये वाली असर्शन हमें ट्रू लग रही है। ओके, एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस, फर्टिलाइजेशन होता तो शायद कोई वेरिएबिलिटी आती, दो गैमीट्स फ्यूज करते, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं है, बिना किसी मिक्सिंग के गैमीट्स की, दैट इज फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड डेवलप होते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इधर आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे चले। ओके, अब देखो वही सेम टू स्टेटमेंट है, बड़े ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, और आपका ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट है। हिंट दे दूं मैं आपको, यहाँ हम अप्लाई करेंगे लिंकेज का कंसेप्ट। क्या कहता है लिंकेज का कंसेप्ट? लिंकेज का कंसेप्ट ये कहता है दो दोस्त जितने ज़्यादा पास होंगे उनको अलग करना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। अब दो दोस्त जो थोड़ा सा कम दोस्ती है उनको आप इजीली अलग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही जीन्स की बात हो रही है, दो जीन्स अगर बहुत ही पास लोकेटेड है तो उनको अलग करना मुश्किल होता है, वो दूसरी जनरेशन में भी एक साथ ही ट्रांसफर होती हैं, राइट। बट अगर दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक जीन है यहाँ, एक जीन है यहाँ, इनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ये कम है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। तो और एक क्रोमोसोम है आपका, ये एक जीन है यहाँ, एक है यहाँ, तो जब रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, मियोसिस में जब सेपरेशन होगा क्रोमोसोम्स का, तो अगली जनरेशन में इनके चांसेस ज़्यादा है आगे जाने के या इनके हैं?
मतलब अलग होने के पूछ रही हूँ मैं, रिकॉम्बिनेशन में। तो मान लीजिए जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो क्या हुआ कि ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ अटैच हो गए, तो ये इनको अलग करना इजी है, बट ये जो अटैच है ये इस वाली आर्म के साथ दोनों साथ में ही मूव करेंगे। ठीक है, तो ये है लिंकेज का कंसेप्ट। अब देखिए अपनी सर्च रीजन पढ़ो। व्हेन वाइट आइड येलो बॉडीड ड्रोसोफिला, ये क्या रिसेसिव कैरेक्टर है, वाइट आइड और येलो बॉडीड। ठीक है, फीमेल्स वर हाइब्रिडाइज्ड विद रेड आइड ब्राउन बॉडीड मेल्स एंड F1 प्रोजेनी वाज इंटरक्रॉस्ड। F2 रेशियो डिविएट कर गई किससे, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से डिविएट कर गई। 9:3:1 वाली रेशियो आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, पर नहीं आई। ठीक है, ओके। When the two genes in a dihybrid are on the same chromosome, the proportion of parental gene combination is much higher than the non-parental type। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि क्या ये असर्शन और रीजन ट्रू है, और अगर ट्रू है तो क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, एक बार क्रॉस देखते हैं मेंडल का, अगली स्लाइड पे एक बार इसका क्रॉस देखते हैं। देखो आपके एनसीईआरटी का दिया हुआ ये क्रॉस है, क्या हो रहा है देखो इसमें, यहाँ से देखते क्रॉस एक ही बात कर रहे हैं। पहले पेरेंटल टाइप में येलो वाइट और वाइल्ड टाइप में दैट इज रेड आइड ब्राउन बॉडीज। तो यहाँ हम जो है इसको डोमिनेंट कैरेक्टर को हम प्लस से डिनोट करते हैं, मेंडल की तरह हम कैपिटल वर्ड से यूज नहीं करते। तो जब F1 जनरेशन में इनका क्रॉस हुआ तो ये जो येलो वाइट वाले क्या थे, ये फीमेल, ये क्या बन गई, अब दिस हैज बिकम द दैट वाइल्ड टाइप की फीमेल बन गई है, वाइल्ड टाइप। और जो वाइल्ड टाइप का मेल था वो कैसा बन गया, येलो वाइट। ठीक है, तो इनके अंदर जब पेरेंटल टाइप्स देखी गई 98.7% आई, और रिकॉम्बिनेशन जो है वो बहुत कम आए इसमें। यहाँ पे देखते हैं क्रॉस बी में क्या हुआ, वाइट मिनिएचर जब विंग्स को लिया तो वो सेम क्रॉस ही है वही, तो जब पेरेंटल जो रिकॉम्बिनेशन बने नए वो उनकी परसेंटेज ज़्यादा थी। तो इससे क्या प्रूफ हुआ था, इससे ये प्रूफ हुआ था, लिंकेज का कंसेप्ट यहीं से आया कि दो जीन्स जब साथ में ट्रांसफर होती हैं तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं। तो मतलब येलो और वाइट बॉडीज की जो जीन्स है, जो कलर की और जो उनकी यू कैन से कि शेप की जो जीन्स है वो एक साथ ट्रांसफर हो रही हैं, तो दीज आर लिंक्ड जीन्स। तो ये पूरा इसके अंदर दिया हुआ है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जब दो जीन्स एक डाई हाइब्रिड में सेम क्रोमोसोम पर होती हैं, ठीक है, सेम क्रोमोसोम पे हैं, तो द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जी कॉम्बिनेशन इज मच हायर, सेम क्रोमोसोम। तो ये डिस्टेंस की बात भी यहाँ पे लेंगे ना, अगर एक यहाँ है एक यहाँ है तब तो कॉम्बिनेशन की ज़्यादा हो जाएंगे चांसेस, बट अगर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर यहाँ पर है साथ साथ में लिंक्ड है तब रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होंगे। ठीक है, देन द नॉन पेरेंटल टाइप, तो दोनों ही ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन है ट्रू, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर इज ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते, चलो अब देखो सेक्शन वही वाला फंक्शनल एडीए है। एडीए का मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है। cDNA genes must be inserted in the lymphocyte at the early embryonic stage। ठीक है, एडेनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम होता है वो एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट्स बनेंगे। लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं, बी एंड टी सेल्स। ठीक है, बी एंड टी सेल्स क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। अगर इस किसकी प्रेजेंस में, इस एंजाइम की प्रेजेंस में, एमिनेज, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ठीक है, तो अगर ये वाला एंजाइम नहीं मिलता तो क्या हो जाएगी, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो अगर हम एक काम करें, इसको बनाने वाली इस एडेनोसिन डीएमिनेज, एडेनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाली जो जीन्स है, एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है। एंजाइम मतलब कोई ना कोई प्रोटीन है, तो इसको बनाने वाली जो जीन है, ठीक है, अगर हम उस जीन को लिम्फोसाइट्स के अंदर इंसर्ट कर दें, लिम्फोसाइट जो बी एंड टी सेल्स बनाएंगी, ठीक है, एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज अगर हम इसमें इंसर्ट कर दें तो वो एंजाइम मिल गया, तो बी एंड टी सेल्स बनेंगे, तो इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करेगा। ओके,
तो ये तो है ट्रू, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सेल्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर मोर्टल, नहीं यहाँ पे होंगे इमोर्टल। ये सेल्स कैसे होंगे? इमोर्टल, डिफ्रेंशिएटेड एंड इजी टू मैनिपुलेट। इमोर्टल होते हैं ये सेल्स, डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ होता तभी हम ये वाला जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डिफ्रेंशिएशन हो गया फिर तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा ना। तो असर्शन ट्रू है, रीजन जो है फॉल्स है। तो ऑप्शन इसका क्या हो गया? सी, ठीक है। ओके, चलें आगे। चलिए अब देखो, ओहो आपके सामने ये पिरामिड दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते बड़े ध्यान से, देखो यस यहाँ से शुरू करते हैं, राइट। गिवन बिलो इज द एज पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन। क्या है ये एज पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन का? इन वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, इट डिनोट्स द मेल पॉपुलेशन ऑन द लेफ्ट साइड। तो इस तरह से, हाँ, इट इज शोइंग मेल पॉपुलेशन, ठीक है, एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑन द राइट हैंड साइड। ये है फीमेल पॉपुलेशन। न्यू बॉर्न टुवर्ड द बेस, यहाँ नीचे की तरफ कौन से हैं? न्यू बॉर्न्स, ओके। एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एज ग्रुप्स एज वी मूव फ्रॉम बेस टू द टॉप। जैसे जैसे मूव कर रहे हैं बेस से टॉप की तरफ एज ग्रुप बढ़ता जा रहा है। विद द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन एट द टॉप, ये क्या है? दिस इज द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन, मतलब जो सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन टाइप जो एज में बड़े हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। स्टडी दिस पिरामिड, कमेंट अपॉन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द असर्शन एंड रीजंस। तो ये कैसा है? ये तो है प्री रिप्रोडक्टिव। ये कैसा है? प्री रिप्रोडक्टिव। ये कौन सा फेज हो गया? रिप्रोडक्टिव, है ना। तो ओल्डेस्ट में ये कैसा हो गया? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो देखिए क्या हो रहा है, हाँ, इस तरह का जो पिरामिड होता है ना, दैट डिनोट्स अ स्टेबल पॉपुलेशन। क्योंकि देखो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, तो वो तो ऑलरेडी कम हो रहा है। तो नंबर किसका ज़्यादा है? रिप्रोडक्टिव एज में और प्री रिप्रोडक्टिव एज में, ये इक्वल से ही आ रहे हैं, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले। तो जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव में एंटर होंगे तो जो पॉपुलेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तरह से स्टेबल सी पॉपुलेशन रहेगी, ठीक है। तो असर्शन क्या बोल रहा है? दैट इट इज अ स्टेबल पॉपुलेशन, ओके। हाँ, रीजन भी देखो इसने वही दिया है, द रीजन दैट द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर ऑलमोस्ट इन इक्वल नंबर। दिख रहे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर रिलेटिवली फ्यूर, ऊपर जाके कम होते जा रहे हैं। ये देखो ना, इस तरह से ये पिरामिड आ रहा है, तो ऊपर जाके कम होते जा रहे हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन कैसी होती है? ये ऐसे जो पिरामिड होते हैं दे डिनोट द स्टेबल पॉपुलेशन, राइट। तो आई थिंक दोनों ए होगा हमारा ऑप्शन, यही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर क्या है? इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप कर सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो। एक एक चीज आपके एनसीईआरटी से, ओके। ये क्या है? ये आपके सामने ग्राफ दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या है ये। इन द फिगर गिवन बिलो, पार्ट्स ए एंड बी शोज द लेवल ऑफ हार्मोन्स, ओके। ये लेवल ऑफ हार्मोन दिखा रहे हैं। Which influences the menstrual cycle? Study the figure and answer the questions that follow. पहला क्वेश्चन है, name the organs which secretes the hormone represented in the parts A and B. देखो A में कौन से हार्मोन है? FSH और LH। तो यहाँ तो कौन करेगा? FSH कौन सिक्रेट करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से आएगा? पिट्यूटरी से आएगा, ठीक है। और LH ओवरी। तो ये दोनों हो गए, ठीक है। सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी तो इधर आएगा ना। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दे आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरी। State the impact of hormones in the part B on the uterus of the human male. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ये तो हो गए आपके पिट्यूटरी के, और ये हो जाएंगे आपके ओवरी के हार्मोन्स, ठीक है। तो क्या होगा इनका इफेक्ट? इसका इफेक्ट ये होगा यूट्रस के ऊपर कि प्रोलिफरेशन, किसका प्रोलिफरेशन? एंडोमेट्रियम का, यस, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी ना। एंडोमेट्रियम क्या करेगी? प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएगी अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन,
ठीक है। ड्यूरिंग द 6 to 15 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी साइकिल में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है ना, राइट, अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। चलो, तो आई थिंक आंसर इज क्लियर। पिट्यूटरी एंड ओवरी आंसर होगा और एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कब? जब ओव्यूलेशन वाला टाइम होगा। चलें आगे। ओके, अब देखो, अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, मेंडल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। होमोजाइगस और क्रॉस की बात करेंगे अभी हम। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर इन्फ्लेटेड ग्रीन पोड इज क्रॉस्ड विद अनदर पी प्लांट विद कंस्ट्रिक्टेड येलो पोड्स। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो ये FFGG है ना। मेंडल में हमें पता है कि जब भी हम स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं तो वो कौन से ट्रेट्स होते हैं, रिसेसिव होते हैं। तो इसका डोमिनेंट हमने क्या पढ़ा, डोमिनेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डोमिनेंट। तो हम यहाँ पे क्रॉस कौन सा कराएंगे, ये इनका आपस में क्रॉस कराएंगे, ठीक है। ये कैसे है, इन्फ्लेटेड ग्रीन, ये कैसे है, इन्फ्लेटेड ग्रीन, और इसका रिसेसिव कैसे बताया इन्होंने, येलो पोड्स, कंस्ट्रिक्टेड येलो पोड्स, राइट। चलो बनाओ इनके गैमीट्स। जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो एक ही टाइप के बनेंगे, F और G, और इसके कैसे बनेंगे, F और G। फिर से दोनों के बीच में क्रॉस जब करवाएंगे तो F1 जनरेशन कैसी आ जाएगी, FFGG। तो F1 जनरेशन ही पूछी है कि इन्होंने, यस। ये कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट स्क्वायर शो द अबव क्रॉस एंड मेंशन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली। फिनोटिपिकली मतलब बाहर से दिखने में कैसे होंगे ये पोर्ट्स। तो हमें पता है अगर एक भी कैपिटल आ गया तो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा अपीयर, ओके। क्या हो गया यहाँ पे, ये कैसे होंगे, इन्फ्लेटेड ग्रीन। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया इनका फिनोटाइप, ओके। चलो, और जीनोटिपिकली क्या होगा जनरेशन, और ये जो हमने लिखा फिनोटिपिक तो हो गया इन्फ्लेटेड ग्रीन, तो जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया FFGG। बस इतना सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ F1 जनरेशन पूछी है और क्रॉस कराया है डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव के बीच में। और हमारे पास जो हमें पता है कि F1 जनरेशन में क्या आता है, F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तभी तो मेंडल ने बोला कि रिसेसिव कैरेक्टर कहाँ गया, फिर वो F2 की। पर यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ हमसे ये पूछा है कि कौन से इंडिविजुअल आएंगे F1 जनरेशन के अंदर, राइट। चलो ये देखो सिर्फ F1 पूछा हुआ है, राइट। चलो आगे चले, ओके। अब देखो, ड्यूरिंग ए फील्ड ट्रिप, आप कहीं घूमने गए और क्या हुआ, वन ऑफ योर फ्रेंड इन द ग्रुप सडनली बिकेम अनवेल। एकदम अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, शी स्टार्टेड स्नीजिंग, और क्या हुआ, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग गई। नेम एंड एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएटेड विद सच सडन रिस्पॉन्सेज। क्या बोलते हैं ऐसे सडन रिस्पॉन्सेज को, एलर्जी। एलर्जी क्या है, एक्सरेटेड रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजन्स। तो बस आपको एलर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दोगे एलर्जी के बारे में, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स। किसका रिस्पॉन्स है ये, ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑफ इम्यून सिस्टम। किसको, टू सर्टेन एंटीजन्स, ठीक है। आपके क्वेश्चन में भले ही आप पूरी लाइंस मत लिखो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये 3 बातें लिख दी, 1, 2 और 3, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता, राइट। ये है एलर्जी की डेफिनेशन। तो कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। और डॉक्टर क्या रिकमेंड करेगा, अब देखो बॉडी के अंदर हमें पता है मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करते हैं, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स आते हैं एलर्जी के, ये हिस्टामिन की वजह से आते हैं। तो ठीक है, दे दो इनको एंटी हिस्टामिन्स। तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, डॉक्टर इनको देंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, ठीक है। या एंटी एलर्जिक पे आप बोल सकते हो, स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। कई बार जब कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है तो स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं ये, ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट लिख दोगे कौन सा, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक, स्टेरॉइड जैसे ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हो, ये क्या है? CTT AG, और ये क्या है? GAATTC। अगर इसको मैं बोल दूँ सपोज 3 प्राइम, उसको बोल दो 5 प्राइम, तो ये 5 प्राइम है, अगर ये 3 प्राइम है। याद करो, ऐसे यू कैन से कि कुछ स्टेटमेंट्स भी होती हैं, पर हम यहाँ पे कोड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रीड करूँ तो CTT AAG, और चाहे मैं इसको यहाँ से रीड करूँ, बोथ आर सेम, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से भी, ये देखो वही चीज़ आ गई ना, अगर मैं C की जगह G आ रहा है, T की जगह A, T की जगह A की जगह T, A की जगह T और G की जगह C, है ना। और अगर मैं इसको यहाँ से रीड करूँ तो भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस जिनको आप किसी भी डायरेक्शन से रीड करो, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो उनको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स। तो क्वेश्चन यही है, व्हाट आर सच सीक्वेंसेस कॉल्ड? इनको हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक। क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ओके, चलो, नेम द एंजाइम्स यूज्ड दैट रिकॉग्नाइज सच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं तो हम कौन से एंजाइम्स यूज करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जैसे कि EcoR1 क्या करेगा? ये करेगा A और G के बीच में यहाँ से कट लगाएगा, ये यहाँ के बीच में कट लगाएगा, तो कैसे एंड्स बन जाएंगे? दोनों साइड से फ्री एंड्स। तो ऐसे एंड्स को क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स, ठीक है। जैसे स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, आप अपनी जो डिजायर्ड जीन है उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस इन बायोटेक्नोलॉजी? दे प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स एंड दे हेल्प इन, आंसर हो जाएगा rDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA या रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस। ये स्टिकी एंड्स बने, ये रिस्ट्रिक्शन एंड, एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ठीक है, याद आ जाएगा इसका आपको। ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ऐसे सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत है तो बोलो, आगे चले। चलो, ओके, ये आ गया जी आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज सेइंग given below is the pyramid of biomass, okay, in an ecosystem where each bar presents the standing crop available in the trophic levels. With the help of an example, explain the condition where this condition of pyramid is possible in nature. Aquatic ecosystem में ले लो, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होगा? जो फाइटोप्लैंक्टन या जो स्टैंडिंग क्रॉप की बात कर रहे हैं, दे कैन बी द फूड फॉर मैनी फाइटोप्लैंक्टन ऊपर ऊपर पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, फॉर मैनी जू प्लैंक्टन, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है बायोमास की, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी हो सकता है, जहाँ पे नंबर ऑफ इंसेक्ट ज़्यादा है और जो ट्रीज के ऊपर फीड करते हैं। तो यू कैन टेक एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया एक तो, और दूसरा हो जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एग्जांपल ले लोगे आप, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। दूसरा ये हो गया, इसमें क्या होगा? इंसेक्ट का नंबर लार्ज नंबर, इंसेक्ट्स का नंबर लार्ज है एंड दे फीड ऑन ट्रीज जिनका नंबर लेस है, ठीक है। तो इस तरह का इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं कि विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी बी आल्सो बी सेम इन शेप इन दिस सिचुएशन। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी का पिरामिड कभी भी इस तरह से इन्वर्टेड नहीं होता, इट इज ऑलवेज अपराइट। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो फ्लो करती है प्राइमरी प्रोड्यूसर से फिर ऊपर जाती एनर्जी का लॉस होता है, तो वो पिरामिड बनता है इस तरह से। देखिए, प्रोड्यूसर आ गए, फिर आपके आ जाएंगे इधर प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद सेकेंडरी कार्निवर्स, देन ये, तो इस तरह से बनेगा ये। इट इज ऑलवेज अपराइट। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो लॉस होता जाता है बिल्कुल नीचे वाले लेवल से लेके जैसे जैसे ऊपर वाले हायर लेवल तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वहाँ अपराइट बनेगा। ओके,
और में क्या पूछ रहे हैं, ड्रॉ पिरामिड ऑफ नंबर्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट। देखो इसने क्या किया, इसने खुद ही आंसर दे दिया और वाले क्वेश्चन में पूछ के, तो इसलिए पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला इन्होंने कि एक ऐसा पिरामिड ऑफ नंबर बनाओ जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स किसके ऊपर फीड कर रहे हैं, लीव्स ऑफ ट्री पे। तो ये हम बोल देते हैं कि ये इंसेक्ट्स हैं, ये ट्रीज हैं, सेम वही बन गया। कैसी शेप होगी, इसकी शेप हो गई इन्वर्टेड, राइट। ओके, विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी बी सेम शेप? नहीं, वो तो हम अभी भी डिस्कस किया। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा बनेगा, अपराइट, राइट। ओके, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो लॉस होती है जब बेस लेवल से ऊपर ऊपर जैसे जैसे ट्रांसफर होता है एनर्जी का। ठीक है, चलो आगे चले। हाँ जी, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अभी कौन सा सेक्शन शुरू हो गया, ये हो गया सेक्शन सी। सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़े से आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने पड़ेंगे। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस पेपर, तो आंसर आपको खुद लिखने हैं। देखिए, स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या प्लेस होती है, टेस्टिस। ठीक है, तो ये टेस्टिस आगे अटैच होती है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, व्हाट इज दिस, दिस इज स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस है। क्यों टेस्टिस प्लेस्ड है स्क्रोटम के अंदर, और स्क्रोटम कहाँ होता है, स्क्रोटम इज आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब टेस्टिस भी कहाँ है, आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस क्या बनाएंगी, टेस्टिस बनाएंगी स्पर्म्स। ठीक है, और जो स्पर्म्स है बनने के लिए हमें पता है कि कितना टेम्परेचर कम चाहिए, सबको पता है आपको, 2 से 2 पॉइंट इतना, थोड़ा सा एनसीईआरटी में 2.5 to 3 भी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कहने का ये जितना एब्डोमिनल, जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है उससे कुछ 2 या 2.5 तक जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। किसके लिए, स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए जो टेस्टिस हैं दे आर प्लेस्ड इन स्क्रोटम। तो स्क्रोटम किस में हेल्प करता है, स्क्रोटम हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, कर लोगे, स्क्रोटम वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ओके, चलो आगे जो लीडिंग सेल, टीएस याद करो, टेस्टिस का क्या बनाए थे हमने, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल में कुछ सर्टोली सेल और इस तरह से ये सारे क्या थे, ये क्या थे, दीज आर ऑल द सेमनीफेरस टिब्यूल्स, याद है। ओके, बीच में सर्टोली सेल, ये भी, दीज वर सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। और इनके बीच में कुछ मास ऑफ सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, ये कौन से सेल्स होते हैं, ये होते हैं लीडिंग सेल्स। तो लीडिंग सेल्स, तो एक तरह से जो फीमेल्स के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, यहाँ पे कौन सा होगा, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो क्या करेंगे, लीडिंग सेल्स, ICSH। कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये टेस्टिस के बीच में। यहाँ लिख दूं मैं, व्हाट इज दिस, TS ऑफ टेस्टिस, राइट। चलो आगे आ जाओ, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। मेल एक्सेसरी ग्लैंड, देखो स्ट्रक्चर याद करो, इसको हटाते हैं। ओके, ये तो आप कर ही लोगे, लीडिंग सेल तो, राइट। देखो एक्सेसरी ग्लैंड्स को समझना। देखिए यहाँ से स्क्रोटम के यहाँ टेस्टिस से क्या निकलती है, वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस के रास्ते में क्या आता है, वास डेफरेंस के रास्ते में आता है सेमनीफेरस टिब्यूल्स आ जाएंगे, और सेमनीफेरस टिब्यूल्स जाके यहाँ से कहाँ खुल रहे हैं, ये यूट्रस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी ग्लैंड आ जाएगी, देयर विल बी प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे नियर टू दिस पेनिस के पास यहाँ पे होंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, दूसरा भी वहीं से हो जाएगा। ये कौन सी ग्लैंड मैंने डिस्कस की, सेमाइनल वेसिकल्स या सेमाइनल ग्लैंड्स।
ठीक है। तो ये सारी क्या है, सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, स्पाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं, ये सीमेन बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है दैट विल प्रोवाइड द मेंट फॉर लुब्रिकेशन, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मेल असेसरी ग्लैंड्स है। असेसरी ग्लैंड्स का मतलब होता है जो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करें। तो इन सब के सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, इन सब के सिक्रेशन को बोलते हैं सीमेन। तो सीमेन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स होंगे, राइट। हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो आगे चले। ओके, हाँ जी, अब देखो, हाँ, स्टेट द एजेंट्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन इन द फॉलोइंग प्लांट्स, ठीक है। एक्सप्लेन द अडैप्टेशन इन दिस प्लांट्स टू इंश्योर पॉलिनेशन। देखो क्या क्या बताना है आपको, कौन कौन सी अडैप्टेशंस हैं और किस तरह के प्लांट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें करते हैं अभी। ओके, देखो कौन दिया है सबसे पहले, मेज, भुट्टा। देखा होगा आपने भुट्टा को, कैसे हेयरी से स्ट्रक्चर्स होती है, टसल्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो ऐसे ही जो टासल्स होते हैं किस काम आती है, ये विंड पॉलिनेशन। इनके अंदर क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो एयर के थ्रू ऐसे मूव करते रहते हैं उनके टसल्स, तो जिसकी वजह से पॉलिनेशन में हेल्प होता है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, देयर विल बी विंड पॉलिनेशन, ठीक है, विंड पॉलिनेशन। और जो वाटर हायासिंथ है, वाटर हायासिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, अकोर्निया, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत ही बड़े बड़े साइज के फ्लावर्स होते हैं, लार्ज फ्लावर्स। कहाँ होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब ये फ्लावर सरफेस ऑफ सपोज दिस इज वाटर, तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो यहाँ आ जाते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर। तो वाटर सरफेस के ऊपर फिर इनको कौन पॉलिनेट कर सकता है, इंसेक्ट्स आके बैठ सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। या विंड से तो पॉलिनेशन नहीं होगा इनके ऊपर, इंसेक्ट से हो सकते हैं, या फिर वो वाटर से तैर कर आ जाएंगे इंसेक्ट्स, या विंड भी, हवा से भी आके गिर सकते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो मतलब कहने का ये जो फ्लावर है वो बड़े साइज में है और वो फ्लावर इनके पानी के लेवल के ऊपर आ जाता है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट विल कम आउट, ठीक है। फिर क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनकी स्पाइरल रिवर लाइक सी पॉलन ग्रेन्स होती हैं, कम आउट और पॉलिनेटेड बाय, फिर क्या करेंगे, वाटर के थ्रू, पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो पानी के थ्रू ही इनके ऊपर क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो फीमेल पार्ट है जिसको रिसीव करनी है पॉलन ग्रेन्स वो पानी के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये कुछ हिंट लिख लोगे अपने आप। चलें आगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ एक्स एंड एक्स डैश। ये mRNA की आपको पोलैरिटी बतानी है कि कौन सा 5 प्राइम से 3 प्राइम है, 3 प्राइम से 5 प्राइम है, ठीक है। इन द डायग्राम बिलो एंड मेंशन हाउ मेनी मोर अमाइनो एसिड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एडेड टू दिस पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन चल रहा है ये, ठीक है। और एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब आपको शायद याद होगा कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो सिर्फ 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन ही कोई नई न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करवा सकता है, वर्क कर सकता है, ठीक है। तो 5' टू 3', तो इसका मतलब इसकी पोलैरिटी क्या होगी, देखो इस तरफ ऐसे ये मूव कर रहा है तो इसकी पोलैरिटी यहाँ से हो जाएगी 5', 3', ठीक है। मेंशन द कोडोन एंड एंटी कोडोन फॉर एलानिन। ओके, तो एलानिन अमाइनो एसिड के लिए हमें बताना है कौन सा कोड होगा, कौन सा एंटी कोडोन। तो क्या करेंगे, क्या हम पूरी वो एनसीईआरटी के जेनेटिक कोड्स को याद करेंगे, नहीं, हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है दिस इज बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं भी आपको ALA दिख रहा है, ALA दैट इज एलानिन का, हाँ ये दिख रहा है, ये एलानिन बन रहा है। तो एलानिन के सामने देख लो mRNA पे कौन सा कोड है, ये GCA, कोड कौन सा है, GCA, ये तो हो गया कोडोन GCA। एंटी कोडोन जस्ट इसका ऊपर यहाँ से यहाँ जो होगा tRNA पर, देख लो इसके ब्रांचेस में क्या होगा,
यहाँ होगा आपके पास जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने यू, तो ये हो जाएगा सी जी यू, यही होगा। ये अगर कोडोन है तो क्या हो गया सी जी यू, ये क्या हो जाएगा एंटी कोडोन। कहाँ होगा ये ट्रांसफर आरएनए की एंटी कोडोन वाली साइड पर। ओके अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई आर सम अनट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस सीन इन एमआरएनए। एमआरएनए के अंदर कुछ अनट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस दिखते हैं कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, वेयर एग्जैक्टली आर दे प्रेजेंट। एक्चुअली क्या होता है वाई का आंसर देखेंगे फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, राइट। तो ये कहाँ होंगे इनिशिएशन कोड से पहले, 5 प्राइम एंड पे इनिशिएशन कोडोन से पहले, और कुछ होंगे स्टॉप कोडोन के बाद, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर रह गया हमारा कि हाउ मेनी मोर अमाइनो एसिड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एडेड टू दिस पॉलीपेप्टाइड चेन। इस पूरी फिगर को ऑब्जर्व करना है हमें, और हमें ये बताना है कि कब जो है अमाइनो एसिड का जो प्रोडक्शन है या पॉलीपेप्टाइड है बननी बंद हो जाएंगी। भाई स्टॉप कोडोन ढूंढ लो यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है कि टोटल 64 कोडोन होते हैं, जिसमें से 61 तो एक्टिव होते फंक्शनल होते हैं, और 3 कोडोन जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन होते हैं। अगर स्टॉप कोडोन आ जाए ट्रांसलेशन के प्रोसेस में तो वहीं पे रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा। तो वो कौन से हैं, देखो यहाँ पे ये UAA, तो क्या होते हैं ये क्या है, दिस इज स्टॉप कोडोन। तो यहाँ आते ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, और अमाइनो एसिड बनेंगे नहीं तो पॉलीपेप्टाइड नहीं बन पाएगी। याद करो कौन कौन से होते हैं, उल्लू आया, उल्लू गया, उल्लू आया गया। 3 कोडोन लिखते हैं ना हम लोग, UAA, UGA, UAG, ठीक है। ये क्या होते हैं, दीज आर स्टॉप कोडोन, दीज आर स्टॉप कोडोन। दैट वाज अ निमोनिक क्लास में आप लोगों ने सुना होगा कि हम स्टॉप कोडोन को कैसे याद रखते हैं, राइट। चलो आगे चले, आगे आ जाओ। हाउ इज हार्डी वन एक्सप्रेशन, पी स्क्वायर एवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज ड्राइव्ड। लिस्ट एनी 2 फैक्टर दैट कैन डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें देखो p और q क्या है, मान लो किसी पॉपुलेशन में हम एलील्स की बात करें। एलील्स क्या होते हैं, एक ही जीन की 2 फॉर्म्स मान लो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील एक मान लो A है और एक स्मॉल a है, ठीक है। तो जो A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका होमोजाइगस फॉर्म में एलील्स को, दैट इज p स्क्वायर, और रिसेसिव फॉर्म को कर रहा है q स्क्वायर, और हेट्रोजाइगस फॉर्म को कर रहा है pq। तो हार्डी वन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी देखें तो जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन्स जो है सेम हो, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको A को रिप्रेजेंट करें P से, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A एलील को, फ्रीक्वेंसी ऑफ A एलील, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है A स्मॉल a को। तो इसका मतलब जब हम p स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। और A और A की किसकी बात कर रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव की। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन को, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप p स्क्वायर कर दो प्लस क्यू स्क्वायर कर दो प्लस 2pq कर दो, इसका सम टोटल कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हाउ इज, तो ये कह रहे हैं कि किसी पॉपुलेशन में क्या होगा, यही तो होगा, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे या हेटेरोजाइगस होंगे या होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। तो इन सब का जो जितने भी एलील्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनको अगर हम प्लस करते हैं तीनों तरह की कैटेगरी में तो सम टोटल क्या आता है, 1 आता है, राइट। ओके, लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स। ओके, 2 फैक्टर्स अब इसके अंदर कैसे चेंजेस आ सकते हैं, दैट कैन डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये जो सारा जीन्स का इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे डिस्टर्ब हो सकता है, या तो जीन्स का क्या हो जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए। ठहरो यहीं से लिखते हैं इसको,
जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन के अंदर कोई चेंज आ जाए, ठीक है, या क्या हो, म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, या जीन का माइग्रेशन हो जाए, मतलब जीन्स एक दूसरी उसमें चले जाएं, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है या रिकॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हो जाए, ठीक है, ओके, या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, जीन माइग्रेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, या नेचुरल सिलेक्शन भी एक फैक्टर हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन। तो आपको क्या करना है, ये वाले सारे पॉइंट्स याद रखने और इनमें से कोई भी 2 लिख देना, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो दिस इज हार्डी-वॉर्नबर्ग प्रिंसिपल। आगे चले, ओके, नाउ highlight the structural importance of antibody molecule with a diagram. Name the 4 types of antibodies found to give a humoral immune response. Mentioning the function of them you have studied. देखिए ये तो है आपके सामने किसका स्ट्रक्चर, एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडीज का। तो एंटीबॉडी में आपको पता है, पहले तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो H2L2 लिखते हैं, H2L2 मतलब 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, हमें अच्छे से पता है स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये क्या है, इनके पास क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। ये क्या है, हैवी चेन, ये जो ब्राउन से कलर से दिख रही है, ये कैसी है, हैवी चेन्स। और दोनों चेन्स के पास क्या है, ये जो बीच में आप एक ग्रूव देख रहे हैं, दिस आर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ये कैसी चेन्स है, लाइट चेन्स है। तो 2 हैवी है, 2 लाइट है, और ये कैसे जुड़ी हुई हैं, दे आर जॉइंट बाय द सल्फर बॉन्ड्स, डबल सल्फर बॉन्ड से दे आर जॉइंट। तो ये है एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी आल्सो। ओके, कितनी तरह की होती है, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबॉडीज। ओके, बोलो कितनी तरह की एंटीबॉडीज होंगी यहाँ पर, IgA, IgE, IgM, IgG, ठीक है। किसी 2 के फंक्शन लिख दो। जो IgA है वो तो कौन ट्रांसफर करता है, लैक्टेटिंग मदर से बच्चे में जाती हैं ये एंटीबॉडीज, और IgE आपको एक तरह से एलर्जन है, ये किसी भी तरह के एलर्जी से प्रिवेंट करती है। तो आपको इन 2 के फंक्शंस ही याद रखने हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। तो ये होगी एंटीबायोटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स एंट्री इन द बॉडी ऑफ फीमेल एनोफिलिस टिल द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। सीधी सी बात है, क्या लिखना है आपको, मलेरियल पैरासाइट, पूरा वो लाइफ साइकिल बनाना है जो आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में दिया हुआ है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पीरियोडिक अकरेंस ऑफ चिल, क्यों होती है चिल और हाई फीवर ड्यूरिंग मलेरियल अटैक्स इन ह्यूमन। चलो इस लाइफ साइकिल को समझते हैं तो आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या किया, मॉस्किटो ने आके बाइट किया। मॉस्किटो ने, कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो बाइट करेगी तो क्या रिलीज कर देगी वो ह्यूमन के अंदर, स्पोरोजॉइट्स। फिर क्या होगा, स्पोरोजॉइट्स पैरासाइट्स हैं जो कहाँ जाएंगे, वो लीवर के अंदर जाएंगे। उसके बाद वो जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली इन द लीवर सेल, और सेल्स को बस्ट कर देगा, रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। पहले बाइट किया, स्पोरोजाइट्स रिलीज हुए, पहले कहाँ जाएंगे स्पोरोजाइट्स, लीवर के पास जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे वो रेड ब्लड सेल के पास। अब पैरासाइट्स फिर एसेक्सुअली अपना नंबर बढ़ाएगा, ठीक है, कहाँ, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो क्या रिलीज कर देगा, अब रेड ब्लड सेल बस्ट करेंगे और एक तरह से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जिनका नाम है हीमोजॉइन्स। हीमोजॉइन्स विल बी रिलीज्ड। तो जिसकी वजह से क्या होगा, चिल और फीवर एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर अदर सिम्टम। रिलीज्ड पैरासाइट फिर वो क्या करेंगे, नए रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। तो जब ये आरबीसीज बस्ट होते हैं और जब इनमें से क्या निकलते हैं, हीमोजॉइन, तब वो जो मलेरिया के अंदर हमें फील होती है ना, शिवरिंग सी और फीवर से, वो वाला साइकिल चलेगा। अब देखो फिर ये जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए हैं तो गैमीट्स बनाएंगे,
ठीक है, गैमेटोसाइट्स मेल बनेगा, फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे। तो दीज गैमेटोसाइट्स क्या करेंगे, अब ये फिर से फीमेल मॉस्किटो दोबारा से आके बाइट करेगा, ठीक है। तो अब वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेटोसाइट एंटर कर गए। तो अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट वो कहाँ होगा, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन के अंदर। तो मॉस्किटो की इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, स्पोरोजॉइट्स बनेंगे, ठीक है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, स्पोरोजॉइट्स है। तो वो एस्केप कर जाएंगे इंटेस्टाइन से और कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। तो सलाइवरी ग्लैंड से जब फिर से वो मॉस्किटो जब हमें बाइट करेगा तो वो स्पोरोजॉइट्स रिलीज हो जाएंगे। तो ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था लाइफ साइकिल तो हो गया, ठीक है। पीरियोडिक रिअकरेंस ऑफ चिल्स एंड हाई फीवर क्यों होगा, दैट इज ड्यू टू हीमोजॉइन, ठीक है। चलो चलें आगे, ओके लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर। ओके, अ मिक्सचर ऑफ डीएनए विथ फ्रेगमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम 200 बेस पेयर टू 2500 बेस पेयर्स तक was electrophoresed on agarose gel with the following arrangement, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइन कर दिए, राइट, ओके। और यहाँ से ये जो अगर जेल यूज करते हैं ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, अगर जेल, इसके ऊपर क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट छोड़ दिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट रिजल्ट्स विल बी ऑब्टेन ऑन स्टेनिंग विद एथिडियम ब्रोमाइड, एक्सप्लेन विद रीजन। ओके, डीएनए में बोलो कौन सा चार्ज होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये बातें मेंशन करनी जो भी मैं लिख रही हूँ, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज, डीएनए का जो जितने ज़्यादा बड़े पीसेस होते हैं वो ऊपर रहते हैं, छोटे पीसेस तेजी से मूव करते हैं। बट शर्त यह है भाई, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज तो दो। बट यहाँ पे देखो इस डायग्राम को बड़े ध्यान से, क्या गलती की है, यहाँ दे दिए नेगेटिव चार्ज, तो क्या यहाँ से ये डीएनए के नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे, ये तो नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, राइट। तो क्या होगा, इसको पॉजिटिव बनाना, तो इसमें नहीं, इसमें देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ से इसको पॉजिटिव दे दिया, टर्मिनल ही रॉन्ग जोड़ दिए, तो क्या होगा यहाँ पे, नो, एथिडियम ब्रोमाइड के अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। जो हम कहते हैं ना एथिडियम ब्रोमाइड के अंदर विजुअलाइजेशन करने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट्स को, जब डीएनए आएंगे ही नहीं क्योंकि तुमने टर्मिनल्स ही रॉन्ग जोड़े हैं, तो यहाँ पे वो विजिबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि अब सेट को हमने मॉडिफाई कर दिया और एंड अ बैंड विथ 250 बेस पेयर वाज ऑब्टेन्ड एट, ओके, अब इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ठीक है। तो डीएनए यहाँ से डालेंगे, हाँ अब मिलेगा डीएनए। तो छोटे बेस पेयर वाला डीएनए कहाँ मिलेगा, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉटम पर। व्हाट चेंजेस वर मेड टू द प्रीवियस डिजाइन, क्या क्या चेंजेस किए, बस वही चेंजेस किए, प्लस वाले को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव वाले को प्लस कर दिया, ठीक है। व्हाई डिड द बैंड अपीयर एट द पोजीशन एक्स, यहाँ पे क्यों मिलेंगे हमें बैंड सब, क्योंकि डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज होने के पहले क्या अरेंजमेंट इन्होंने रॉन्ग दिखाया। जैसे ही हमने सेटअप को चेंज किया, हमने यहाँ पे पॉजिटिव किया, यहाँ पे नेगेटिव, तो जब नेगेटिव एंड से आप डीएनए नेगेटिव चार्ज डीएनए जब एंटर कराओगे तो वो मूव करना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव एंड की तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कौन सा प्रोसेस है, ये है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आगे चले, ओके चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। देयर वॉज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ एक इकोसिस्टम में, क्यों, ड्यू टू द न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इन दैट एरिया। इसका इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी 3 इफेक्ट आपको लिखने हैं, 3 इफेक्ट क्या बहुत सारे लिख सकते हो इसके अंदर तो, और आपको बताना है लिस्ट एनी 3 मेजर कॉजेस ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दो इसका आंसर, कोशिश करो, ठीक है। तो इसमें क्या कर दोगे आप, देयर वाज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्वेश्चन ए का आंसर लिख रही हूँ मैं, प्लांट प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, और क्या होगा इसके अंदर,
इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे कि कुछ जो साइकिल चलते हैं, जो प्लांट प्रोडक्शन, वाटर साइकिल या कोई डिजीज साइकिल है, उनका नंबर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या 3 मेजर कॉजेज हो सकते हैं इसके अंदर, दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं ये, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, या एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हो जाए, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ठीक है, और क्या हो सकता है, को एक्सटिंक्शन हो जाए। और एक पॉइंट यहाँ पे और होता है, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये तो है 4 फैक्टर्स फॉर, इसका आंसर हो गया ये बी का, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ये लिख सकते हो प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इकोसिस्टम जो भी बाकी इकोसिस्टम है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत सारे साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर किसी जगह पे आ जाए तो दैट कैन इफेक्ट दिस बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे चले। ओके, यस, दिस इज अबाउट पेडिग्री। ठीक है, तो पेडिग्री पहले देख ही लेते क्या है, ये क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पेडिग्री देख लो क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द मेल्स आर अफेक्टेड, मोस्ट ऑफ द मेल्स आर अफेक्टेड। तो जब मेल इफेक्टेड होते हैं तो ऐसे पेडिग्री को हम क्या बोलते हैं, हम इसको एक्स लिंक बोलते हैं, एक्स लिंक। ठीक है, ओके। अब देखो रिसेसिव है या डोमिनेंट है, अगर जनरेशन स्किप हो रही है, जैसे कि ये कैरियर है ना, तो जनरेशन स्किप हो रही है। वैसे भी देखो ना कि क्या अफेक्टेड पेरेंट्स के नॉन अफेक्टेड पेरेंट्स, अफेक्टेड बच्चों के नॉन अफेक्टेड पेरेंट्स हैं। अगर देखो डोमिनेंट के अंदर कहीं भी कोई जनरेशन स्किप नहीं होती है, बट रिसेसिव के अंदर जनरेशन स्किप हो सकती है। तो इस पेडिग्री को देख के हमें लगता है जैसे दोनों बच्चे अफेक्टेड हैं, इनके पेरेंट्स में से एक अफेक्टेड है, ओके। ठीक, हमें पता है कि हम नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं, अगर अफेक्टेड बच्चों की अगर एक भी पेरेंट अफेक्टेड आ जाए तो वो डोमिनेंट है, और अगर कहीं भी दोनों पेरेंट्स अगर अनअफेक्टेड है तो वो कैसी पेडिग्री हो जाती है, वो हो जाती है रिसेसिव। तो अब देखो यहाँ से एक पेरेंट अफेक्टेड है, ठीक है, अब देखो इनके पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो ये पेडिग्री कैसी है, दिस इज रिसेसिव एक्स लिंक्ड। ठीक है, सिंबल्स आप देख ही लोगे कि जब इन्होंने डॉटेड लाइन बनाई है दैट रिप्रेजेंट द कैरियर मेल, और जब शेडेड वाला पोर्शन बनाया तो अफेक्टेड मेल। तो ये वाला सिंबल किसका है, अफेक्टेड मेल का, और जो डॉटेड वाला लाइन से है वो कैरियर। और अगर ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल स्क्योर है, तो दैट इज नॉर्मल मेल। तो ऐसे ही फीमेल के लिए हो रहा है, कैरियर फीमेल, अफेक्टेड फीमेल और नॉर्मल फीमेल, ये सिंबल्स हमें पता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। On the basis of inheritance pattern exhibited in this pedigree chart, what conclusion can you draw about the pattern of inheritance? ये हमने डिस्कवर कर ही लिया, हमने फाइंड आउट कर ही लिया, कौन सा है ये, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर फीमेल इज होमोजाइगस फॉर द अफेक्टेड ट्रेट इन दिस पेडिग्री चार्ट, देन what percentage of her sons will be affected? देखो क्या कह रहे हैं, ये फीमेल क्या है, होमोजाइगस है, फीमेल होमोजाइगस है। सपोज मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। अब मान लो इसकी शादी अगर नॉर्मल मेल से हो भी गई तो क्या होगा, जो मेल बनेंगे, अब ये क्या बनेंगे, अफेक्टेड बनेंगे। क्यों, क्योंकि मेल को जो सन को एक क्रोमोसोम कौन दे रहा है, एक्स, फीमेल देती है, राइट। तो जो मेल के पास जो एक्स है वो कहाँ से आता है, फीमेल से आता है। और अगर फीमेल होमोजाइगस अफेक्टेड है तो वो क्या कर रही है, अपना जो तो मेल तो इसके अंदर अफेक्टेड होंगे ही होंगे बिकॉज ऑफ दैट अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100% सन, all the sons will be affected। ठीक है, चलो, give the genotype of the offspring 1 2 3 4 and third generation ये वाली, दिस इज थर्ड जनरेशन। इसमें देखो 1 2, ये क्या है, ये है कैरियर मेल XY। ठीक है, और ये क्या है, ये इज अफेक्टेड फीमेल है। फिनोटाइप ही पूछा और कुछ नहीं पूछा इन्होंने,
सॉरी गिव द जीनोटाइप, हाँ जीनोटाइप मतलब, तो ये जो हमें दिख रहा है XY मेल है और ये क्या है फीमेल है। थर्ड वाला बच्चा ये क्या है, दिस इज XY मेल हो गया। फोर्थ वाला नॉर्मल फीमेल हो गई। बस यही बताना है आपको इसमें, राइट? ओके, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न आउट ऑफ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन विच वन हैज द लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स। देखो इस तरह के क्रॉस जिसके अंदर जो फीमेल है होमोजाइगस रिसेसिव है, तो जो एक्स, अच्छा मान लीजिए मेल नॉर्मल है। अब देखो यहाँ पे डॉटर्स का क्या केस बनेगा, यहाँ पे क्या होगा XC और यहाँ से फादर का X आएगा जब, तो ये X, तो ऐसी फीमेल्स कैरियर तो हो सकती हैं बट अफेक्टेड नहीं होगी। क्यों? अफेक्टेड होने के लिए दोनों X के ऊपर क्या आना चाहिए, डिजीज आनी चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक X तो नॉर्मल है जो कहाँ से आया, फादर से आया, तो जब फादर से डिजीज नॉर्मल X आ रहा है तो जो फीमेल है वो लेस इफेक्टेड होती हैं, बट सन के पास तो मदर का X ही जाएगा, फादर तो अपना Y देगा, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, फीमेल्स आर वेरी लेस इफेक्टेड। और वाले क्वेश्चन में हम लिखेंगे फीमेल्स आर वेरी लेस इफेक्टेड, राइट? गिव अ रीजन हम समझते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एक्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है जीन्स का। आगे चले तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द डाटा बिलो शोज द कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन। कौन होती है निकोटीन? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस निकोटीन। ओके, स्मोक्ड बाय स्मोकर टेकिंग 10 puffs पर मिनट। ओके, ये एक डाटा दिया गया है, ग्राफ है आपके सामने, यहाँ पे आपका टाइम इंडिकेट हो रहा है और यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन इन ब्लड। ओके ठीक है, ये सारी कंसंट्रेशन आपको क्या करना है, विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन ऑफ निकोटीन। एक्सप्लेन करना आपको निकोटीन के कंसंट्रेशन इन ब्लड एट 10 मिनट्स। कुछ नहीं है, ग्राफ को देखो आंसर मिल जाएगा। 10 मिनट्स देखो कहाँ है, ये 10 मिनट्स है। ओके, निकोटीन कहाँ तक, ये सबसे हाई है जो पीक है 10 मिनट्स पे यहाँ पे आ गई, ठीक है? कितनी आ गई, 45 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है? बहुत इजी था ये तो। ओके, अच्छा अब ये जो कंसंट्रेशन है कैसे इफेक्ट करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? तब क्या होगा, जितना ज़्यादा निकोटीन होगा ना तो उतनी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और हीमोबाउंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, हीमोबाउंड ऑक्सीजन कम हो जाएगी और हीमोबाउंड ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है दैट इज कैरिंग द ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द ब्लड के थ्रू हीम जो है बाउंड होती है। बट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड नहीं मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो हीमोग्लोबिन के साथ डिक्रीज हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो हीम बाउंड ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, कैसे रिजल्ट करती है सिगरेट स्मोकिंग इन हाई ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट? कैसे? देखिए जो निकोटीन है ना वो सीधा एड्रिनल ग्लैंड को जाके इफेक्ट करती है। एड्रिनल ग्लैंड के इफेक्ट होने का मतलब है एड्रेनालिन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा। तो क्या लिखेंगे हम, एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करवाएगी, एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन का हमें पता है कि सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, ठीक है? ओके, सिगरेट स्मोकिंग कॉजिंग लंग कैंसर, क्योंकि निकोटीन के अंदर क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। कार्सिनोजेनिक का मतलब जो केमिकल कैंसर कॉज करे, ठीक है? और एम्फाइसीमा, देखो क्या होगा, अब जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं तो गैसेस एक्सचेंज होता है वहाँ से, और वो एल्वियोलाई का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू दिस निकोटीन, है ना? और जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो एल्वियोलाई के अंदर स्पेस नहीं मिलने की वजह से उस कंडीशन को बोलते हैं एम्फाइसीमा, जब इसमें ब्रीदिंग गेट डिफिकल्ट, म्यूकोस और वो सब कुछ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब सिगरेट स्मोकिंग देख लो कितनी इंजूरियस है, इतनी सारी ये हार्म्स हमें कर सकती है। तो जान है तो जहान है। आगे चले,
ट्रेस द इवेंट फ्रॉम कॉपुलेशन टू जाइगोट। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना और उसके स्टेप्स बताने हैं। फॉर्मेशन इन ए ह्यूमन फीमेल, देखो सबसे पहले क्या हुआ, कॉपुलेशन। कॉपुलेशन से क्या होगा, मेल सीमेन, मेल का सीमेन कहाँ जाएगा, विद स्पर्म्स, मेल सीमेन विद स्पर्म्स। वेयर इट विल गो, इट विल गो टू विजाइना, विजाइना से ट्रेवल होता हुआ इट विल मूव अपवर्ड, स्पर्म्स मूव करेंगे। यूट्रस, ठीक है, यूट्रस से कहाँ गया, फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब का कौन सा रीजन, एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी रीजन में जहाँ क्या होगा, ओव्यूलेशन के बाद जो एग है वो भी आ चुका होगा। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल का जो गैमीट्स है उनका फ्यूजन होना चाहिए। तो स्पर्म्स कहाँ पहुंच गए, एम्पुलरी रीजन में, और एम्पुलरी रीजन में क्या प्रेजेंट है, एग। ठीक है, एक चीज का ध्यान यहाँ पे हमें स्टेप में मेंशन करना पड़ेगा कि जो मेल स्पर्म्स और फीमेल एग जो रिलीज है, ओव्यूलेशन है, वो साइमल्टेनियसली होना चाहिए। मतलब फर्टिलाइजेशन के पास एग होना बहुत जरूरी है फैलोपियन ट्यूब के पास। तो एग और स्पर्म, ठीक है, हम डायग्राम से नहीं, हम एक बार वैसे ही समझ रहे हैं। स्पर्म और एग का होगा फ्यूजन। अब देखो हम ये बात करते हैं कि जो एग के बाहर है बहुत सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है, कौन कौन सी, जोना पैलुसिडा। तो स्पर्म का एक्रोसोम, एक्रोसोम की हेल्प से कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, एग की जोना पैलुसिडा, एग की जोना पैलुसिडा को पेनिट्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पेनिट्रेट करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। ठीक है, जोना पैलुसिडा जब पेनिट्रेट हो जाएगी तो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब वो चेंजेस क्या करेंगे, दूसरे किसी स्पर्म को नहीं आने देंगे एग के पास, ताकि कोई और स्पर्म आके एग के साथ फ्यूज ना कर जाए। तो एक ही स्पर्म एंट्री लेगा, कहाँ, एग के अंदर एंट्री ले ली। तो मान लीजिए सपोज जैसे यहाँ पे बना रहे हैं अपने एग के अंदर, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा सा एसेंट्रिक होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, स्पर्म आ गया। तो इसका जेनेटिक मटेरियल और इधर से इसका जेनेटिक मटेरियल, दोनों के n प्लस होकर क्या बन जाएगा, 2n। अब ये 2n स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, कहाँ बना जाइगोट, एम्पुलरी रीजन के अंदर फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट, और जैसे ही जाइगोट बन जाता है उसकी क्या होती है, क्लीवेज शुरू हो जाएगी, मतलब उसकी डिवीजन होनी शुरू हो जाएंगी। और जब डिवीजन होंगी फिर धीरे धीरे वो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेड होने के लिए, दैट इज इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये वो सारे प्रोसेस यहाँ पे स्टेप्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, राइट। ओके, अगला आ जाओ, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल to the formation of mature embryo sac in a flowering plant. We can remove this, इसको हटाते हैं। तो अब हम बात करेंगे, अब हम प्लांट्स के अंदर बात करेंगे किसकी, मेगास्पोर फॉर्मेशन की। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है आपको, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन, तो जो आपको सबसे इजी लगे वही वाला कर देंगे, बट हम डिस्कस हम दोनों कर रहे हैं। लाइक डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये मान लीजिए ओवरी है और ओवरी की वॉल के साथ ये क्या है, अटैच्ड है ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल के पास यहाँ ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, और ये पूरा जो किससे भरा होता है, कौन से सेल्स होते हैं, ये न्यूसेलस होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कोई भी एक सेल, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल क्या बन जाता है, मेगास्पोर मदर सेल। ये बन जाएगा आपका मेगास्पोर मदर सेल। ओके, अब देखो मेगास्पोर मदर सेल दैट विल अंडरगो, मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे बनाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा म्योटिकली। अभी तक क्या था, ये डिप्लॉयड था, इसमें क्या हो गई, म्योसिस। म्योसिस से कितने सेल्स बनेंगे, 4 cells, राइट। तो देयर विल बी 4 cells विल बी फाउंड, 1 2 3 4। इन 4 में से 3 तो क्या करते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं। तो ये बेसिकली डिप्लॉयड को हैप्लॉयड कन्वर्ट करने के लिए बनते हैं, राइट। चलो मान लीजिए हमने ये क्या कर गए, डिजेनरेट कर गए, डीजेनरेट। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, अब ये कैसा है, हैप्लॉयड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, बहुत सारी माइटोसिस होंगी। कितनी होंगी, बहुत सारी माइटोसिस होंगी। पहली बार माइटोसिस हुई, 2 सेल्स बन गए। ठीक है, न्यूक्लियस, सॉरी इसका जो है न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, 2 सेल्स नहीं बन रहे, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस के अंदर होगी माइटोसिस, तो पहले क्या बन गए 2 न्यूक्लियाई, आगे चलते हैं, फिर 2 न्यूक्लियाई बने, 2 फिर 4 बन गए, 6 बन गए और 8 बन गए, 2 to the power 3, मतलब इतनी बार माइटोसिस होती है इसके अंदर। तो अब जैसे ही न्यूक्लियाई डेवलप हो गए, अब इनके अराउंड क्या होगा, साइटोप्लाज्म आना शुरू हो जाएगा, इनके अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो टोटल 8 सेल्स हैं, फिर इन सेल्स का अरेंजमेंट होना शुरू होगा। कैसे अरेंज करेंगे सेल्स, 1 2 3, तो ये 3 सेल्स तो मूव कर गए ऊपर की तरफ, कौन से, कैलाजल एंड की तरफ, और नीचे जो बनेगा एग और साइनर्जिड्स, ये किस तरफ आएंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 2 न्यूक्लियाई वो कहाँ रह जाएंगे, सेंटर में, और इनको बोलेंगे हम पोलर सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ये कौन से हैं, एग एंड साइनर्जिड्स, इसको एग एपरेटस भी बोलते हैं, याद आ रहा है, और ये क्या है, पोलर सेल्स। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर जो बनी, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, यहाँ लिख दो, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यही तो बताना है हमें यही बताना है कि मेगास्पोर मदर सेल से शुरू करना है और हमें क्या बनाना है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन द फ्लावरिंग प्लांट। आई होप कर लोगे, यस। आगे चले, ओके, नाउ सी, ओके, ऑब्जर्व द सेगमेंट ऑफ mRNA गिवन बिलो। आपके सामने mRNA का सेगमेंट दिया हुआ है, और ये देखो ये क्या है, ये जो येलो वाला पार्ट दिखा रखा है, दीज आर एक्सॉन्स, कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, और बीच में जो है ये नॉन कोडिंग पार्ट, दैट इज इंट्रोन्स। कौन से आरएनए, ये बनता है HNRNA, हेट्रोजिनस आरएनए। जब डीएनए से पहले आरएनए बन के आता है तो HNRNA इज हाईली अनस्टेबल, तो इसको हमें स्टेबल करने की जरूरत पड़ती है। और इसके अंदर अब क्या होगा कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है, इंट्रोन्स को हमें हटाना पड़ता है, एक्सोन्स को हमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग से क्या होगा, सिर्फ एक्सोन्स वो क्या है, ज्वाइन करेंगे और इंट्रोन्स को हटा दिया जाएगा, राइट। तो एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट, अब आपको पूरे स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। इन्वॉल्व टू मेक फुली प्रोसेस्ड HRNA, तो एक तो हो गया स्प्लाइसिंग, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, दैट इज वेरी अनस्टेबल, तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, इसके जो आरएनए के 3rd प्राइम एंड की तरफ यहाँ पे हम क्या बना देंगे, टेल को याद रखोगे, कौन सा एंड पे बनेगी, T for टेल, T for 3 प्राइम एंड की तरफ, तो पॉली एडेनिन टेल बनेगी यहाँ पर, ओके, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, 5th प्राइम एंड के ऊपर हम मिथाइलेटेड ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो मैं इसको ग्वाइनिन लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, स्प्लाइसिंग की हमने, नंबर 2 क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे मिथाइलेटेड ग्वाइनिन ऐड किया, मिथाइलेटेड ग्वाइनिन का एडिशन होगा कौन से एंड पर, 5th प्राइम एंड पर, और टेल लगेगी, कहाँ पे लगेगी, 3 प्राइम एंड पे, पॉली एडेनिन टेल। तो अब ये जो mRNA बनेगा दैट विल बी स्टेबल RNA। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर है ना, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। जीन एनकोडिंग RNA पॉलीमरेज 1, अब देखो RNA पॉलीमरेज 1 क्या करता है, rRNA को, RNA पॉलीमरेज 1 ये rRNA के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोमल rRNA के लिए, विच इज द प्रोटीन फैक्ट्री, सेलुलर फैक्ट्री, तो यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, राइट। और जो RNA पॉलीमरेज 3 है वो क्या करेगा, वो बनाएगा tRNA। tRNA का काम क्या है, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करना साइटोप्लाज्म से प्रोटीन वाली जगह पर लेकर आना जहाँ सिंथेसिस चल रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जीन जिनके पास पॉलीमरेज 1 और 3 हैव बीन अफेक्टेड बाय म्यूटेशन, किसी भी वजह से वो RNA पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 3 जो है वो म्यूटेशन हो गया उनके अंदर, एंड दे हैव बीन अफेक्टेड इन अ सेल। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब इनके इफेक्ट होने की वजह से कोई पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेंगे, नो पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड, मींस नो प्रोटीन्स, तो कोई भी प्रोटीन्स नहीं बनेंगी, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये एंजाइम किस में हेल्प करेगा, यही एंजाइम तो हमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। चलो
इसका और वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन किस पे है? ये लैक ऑफ पेरेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? लैक ऑफ पेरेंट का। तो व्हाट डज इट से? कहते हैं कि स्टडी करो द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीन्स इन्वॉल्व इन लैक ऑफ पेरेंट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो, प्रमोटर जीन, इनहिबिटर जीन और ऑपरेटर जीन ZYA, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट जीन्स है डिफरेंट एंजाइम बनाएंगी। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम परमिएज, वाई से बनता है परमिएज, ठीक है। प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए बैक्टीरियम हैज बीन ब्लॉक्ड बाय एन इनहिबिटर, हाउ विल इट अफेक्ट द लैक ऑफ पेरेंट? तो क्या होगा? बैक्टीरियम हैज बीन ब्लॉक्ड बाय एन इनहिबिटर। एक काम करें, इसको लेट अस रब इट, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो ये मान लीजिए लैक ऑपेरॉन है, बैक्टीरियम की वॉल बना रही हूँ, और अगर मान लो यहाँ पे कोई भी लैक्टोज नहीं है, तो हमें पता है कि लैक ऑपेरॉन जो है वो जब लैक्टोज नहीं होता तो ऑफ रहता है, PIPOZYA। यहाँ पे क्या आता है? इस साइड पे RNA पॉलीमरेज। इनहिबिटर प्रोटीन क्या करती है? ट्रांसलेट करती है, ट्रांसलेट करेगी तो क्या बनाएगी? प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन बनती है, कौन सी प्रोटीन? इनहिबिटर प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है? इनहिबिटर प्रोटीन। ये जो वाली जो प्रोटीन है ना, ये जाके इसके ऑपरेटर साइट के ऊपर जाके कब्जा कर लेती है। ये यही पढ़ा हमने। तो जिसकी वजह से ये वाली साइट क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाती है तो जो RNA पॉलीमरेज है ना, वो यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं कर पाता। तो यहाँ से जो भी एंजाइम बनते हैं, परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये वाले एंजाइम बनेंगे नहीं। जब वो बनेंगे नहीं तो लैक्टोज भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑफ मोड में रहता है। तो अब अगर यही वाला इफेक्ट हो जाए तो इसका मतलब देयर विल बी नो लैक्टोज प्रोडक्शन। तो नो लैक्टोज, लैक्टोज का डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और इसके अंदर वो इनहिबिटर प्रोटीन जो है इसको कवर कर लेती है। ओके, द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द आई जीन हैज बिकम एबनॉर्मल। ओके, अगर मान लो प्रोटीन बन भी गई, जीन बन भी गई, ये वाली जीन जो आई जीन है, अगर वो एबनॉर्मल हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। तो कंटिन्यूस रहेगा, लैक ऑफ पेरेंट कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा प्रोसेस, क्योंकि जब ये प्रोटीन एबनॉर्मल है तो इसका मतलब ये वाली जो साइट थी जो ब्लॉक हो गई थी, ये वाली साइट क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी, ठीक है। अगर ये फ्री हो जाएगी तो ये ZYA जो ये सब अपनी काम कर पाएंगे, एंजाइम बन पाएंगे, और लैक्टोज का डाइजेशन जो है वो हो पाएगा। तो इसका मतलब लैक ऑफ पेरेंट कैसा रहेगा? ऑन। यहाँ पे क्या रखा? लैक ऑफ पेरेंट ऑफ मोड में होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड में क्या होगा? कंटिन्यूसली ऑन रहेगा लैक ऑफ पेरेंट। ओके, इफ द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द बैक्टीरिया कंटेन्स ओनली गैलेक्टोज, सिर्फ अगर गैलेक्टोज आ जाए तो क्या लैक ऑफ पेरेंट काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लैक ऑफ पेरेंट को ये जो एंजाइम बनाते हैं ये सिर्फ लैक्टोज डाइजेशन में काम करते हैं, और गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, मतलब लैक्टोज के बाई प्रोडक्ट है डाइजेशन के बाद। तो गैलेक्टोज के प्रेजेंट में लैक ऑफ पेरेंट वर्क ही नहीं करेगा, राइट। चलो आगे चले। तो आपको कंसेप्ट ये याद रखना है कि अगर कोई भी लैक्टोज नहीं है तब ये बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? क्योंकि इनहिबिटर प्रोटीन बनाती है और जाके ऑपरेटर साइट पे कब्जा कर लेती है अपना, ठीक है। तो जिसकी वजह से आगे की प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं पाती। अच्छा चलो, अब एक और कंडीशन दूं। अगर मान लो यहाँ पे लैक्टोज है, तो क्या होगा? कुछ लैक्टोज अंदर चले जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? एलोलैक्टोज में। थोड़ा बहुत परमिएज एंजाइम जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है, तो परमिएज एंजाइम की वजह से ये जो लैक्टोज है ये कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में। अब ये जो इनहिबिटर प्रोटीन है ना, ये इतनी मतलब यू कैन से कि मतलबी किस्म की होती है कि अगर इसको एलोलैक्टोज मिल गया तो इसकी दोस्ती इसके साथ हो जाएगी,
ठीक है, ये जाके एलोन लैक्टोज के साथ बाइंड कर जाएगी, तो किसको फ्री कर देगी? ओ को, ऑपरेटर को। तो ऑपरेटर अगर फ्री है तो प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो सारा खेल किसका है? इस इनहिबिटर प्रोटीन का। तो जब एलोन लैक्टोज नहीं मिलता तो ये जाके इस ऑपरेटर साइट को क्या कर देती है? बाउंड कर देती है, उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है, जिसकी वजह से फिर ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाता और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर दे लेंगे आप। आगे चलते हैं, चलो अब है यस, ये है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आपका, राइट। चलो, ऑयल स्पिल इज अ मेजर इन्वायरमेंटल इशू। जो पानी में जो तेल मिक्स हो जाता है ना, स्पेशली जब ओशियंस में, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। इट हैज बीन फाउंड दैट द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सीडोमोनास बैक्टीरिया हैव जीन्स टू ब्रेक डाउन द 4 मेजर ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन ऑयल। ठीक है, trials are underway to use different biotechnological tools to incorporate these genes and create a genetic engineered strain of Pseudomonas, a super bug। कहते हैं कि ऐसी कोई बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम जो जीन है ना, जो उस जीन को हम यूज़ करके हम एक नई वेराइटी बना रहे हैं सीडोमोनास की, दैट इज सुपर बग। वो क्या करती है? टू ब्रेक इन मेजर ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करने में हेल्प करेगी। ठीक है, सच बैक्टीरिया माइट बी स्प्रेड ऑन टू द सरफेस के ऊपर हम ऐसे बैक्टीरिया को स्प्रे कर देंगे और जिसकी वजह से वो ऑयल को रिमूव कर देंगे, जो उनके हाइड्रोकार्बन्स है ना ऑयल में, हम उसको ब्रेक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया। बट इस बैक्टीरिया को क्या देनी पड़ेगी हमें? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वो वाले जीन इसमें ट्रांसफर करके हमने एक नया रिकॉम्बिनेशन बना दिया विद ऑयल टू क्लीन थिन फिल्म्स ऑफ ऑयल। अच्छा, एडवांटेजेस बनाओ, लिस्ट एडवांटेजेस यूजिंग बैक्टीरिया फॉर सच बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज। पहली चीज, कितने बैक्टीरिया ग्रो कर लो, देयर इज नो इथिकल इशू। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिजम्स को, बाकी एनिमल्स को हम यूज नहीं कर सकते ऐसे कामों के लिए, हम बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं। एक तो ये एडवांटेज हुआ। और क्या होगा? जब हम ऐसे जीन्स का ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्लाज्मिड होता है ना, तो जब हम जीन्स का ट्रांसफ़र ऐसे कर पाते हैं तो जिसकी वजह से हम ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे कि इसके अंदर हम ऑयल को हटा सकते हैं पानी के ऊपर से। ये हो गए 2 एडवांटेज। देखो अब पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या कह रहे हैं कि फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारी मतलब की जीन है, जो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो पीसीआर वाज रन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से पीसीआर रिएक्शन चलता है। ठीक है, विच वाज फंक्शनल ओनली एट अ वेरी लो टेम्परेचर। क्वेश्चन के इस लाइन को पढ़ो, जो सिर्फ बहुत ही लो टेम्परेचर पर फंक्शनल है। अब देखो, जब जो पीसीआर का प्रोसेस होता है उसके लिए हमें जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है, बॉन्ड्स जो हमें ब्रेक करने होते हैं डीएनए के, दैट इज ऑन वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके बाद ही फिर हम नई न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं ना पीसीआर रिएक्शन में। बट अगर वो जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो अगर लो टेम्परेचर पे फंक्शनल हुआ तो वो उस डीनेचुरेशन के लिए हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? हाउ विल दिस इम्पैक्ट द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब पीसीआर बंद ही हो जाएगा, पीसीआर हो ही नहीं पाएगा। दैट इज पीसीआर इज नॉट फॉलोड। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए, हम याद करो, हम बात करते हैं टैग पॉलीमरेज की, थर्मोसिक्वेटिकस टैग पॉलीमरेज, बहुत हाई टेम्परेचर पे जो बियर कर सकता है इस पीसीआर के रिएक्शन को। इफ सच बैक्टीरिया स्प्रेड ऑन द वाटर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 3rd पे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। एफिशिएंसी जो पीसीआर की, पीसीआर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए कैसा एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सके। आगे आ जाओ, अगर ऐसे बैक्टीरिया को वाटर बॉडीज के ऊपर स्पिल कर दें with oil spills, how will this have a positive इफेक्ट? तो ये हुआ कि हमें क्लीन वाटर मिल जाएगा, ठीक है, ऑयल हट जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? हो सकता है ये जो बैक्टीरिया है क्या कर जाए? म्यूटेट कर जाए या किसी और नॉन विरुलेंट टाइप के साथ कॉन्जुगेट कर जाए। ठीक है, तो हो सकता है इनके अंदर म्यूटेशन आने की वजह से कुछ और नई जो वेराइटीज है वो प्रोड्यूस हो जाएं। तो दिस वेराइटी कैन इफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती हैं, तो दैट कैन इफेक्ट द इकोसिस्टम। तो इस तरह से ये हुआ इसका नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है? वी कैन गेट द पोर्टेबल वाटर। ओके, आगे चले, चलो। ओके, व्हाट इज दिस?
insects in the Lepidopteran group lays eggs on maize crops. मेज की क्रॉप्स के ऊपर ये जो इंसेक्ट्स हैं किसके, लेपिडोप्टेरन के, ये एग ले करते हैं. द लार्वा ऑन हैचिंग फीड ऑन मेज लीफ एंड टेंडर कोब. ओके, मेज के ऊपर फीड करते हैं. इन ऑर्डर टू अरेस्ट द स्प्रेड ऑफ 3 सच लेपिडोप्टेरन पेस्ट, बीटी मेज क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन एन एक्सपेरिमेंटल फील्ड. ओके, एक तरह से एक स्टडी कंडक्ट की गई. बीटी कॉटन की बात हो रही है, सॉरी बीटी टॉक्सिन्स की बात हो रही है यहाँ पर. और लेट अस सी क्या इफेक्ट होता है. A study was carried out to see which of 3 species of Lepidopteran pest was most susceptible to Bt genes and its products. Lepidopteran pests were allowed to feed on the same Bt maize crop grown on 5 fields. Okay, ठीक है, ग्राफ को पढ़ते हैं. किस तरह की मेज और कितना एरिया लीफ का डैमेज है. ग्रे वाला पोर्शन ये दिखा रहा है स्पीशीज 1 को, लाइट वाला दिखा रहा है स्पीशीज 2 को, पूरा ब्लैक दिखा रहा है स्पीशीज 3 को. कहते हैं कि इंसेक्ट की जो गट, अब देखो जो बीटी टॉक्सिन, ठीक है, क्या करते हैं इंसेक्ट्स की मिड गट के अंदर, बैसिलस थ्रिंजेंसिस, इंसेक्ट्स की मिड गट के अंदर होल कर देते हैं. क्यों? क्योंकि किस पे वर्क करते हैं, ये करते हैं जब इनको एल्केलाइन पीएच मिलता है. क्या मिलता है? एल्केलाइन पीएच. एल्केलाइन पीएच करने की वजह से जो मिड गट होती है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, मिड गट ऑफ इंसेक्ट. तो जो इंसेक्ट है वैसे ही किल हो जाते हैं. तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी के हमारे एडवांटेज है जिसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इस वाले कंसेप्ट को याद रखेंगे. कहते हैं जो इंसेक्ट की गट पीएच रिकॉर्ड की गई दैट वाज 10 and 8 फॉर स्पीशीज 1 की 10 है, 2 की 8 है और 3 की क्या है 6. तो इसकी 3 वाली की क्या हो गई, स्पीशीज 3 के अंदर कैसी पीएच मिलेगी, एसिडिक, उसकी गट में. ठीक है. Evaluate the efficacy of BT crop on the feeding habits of the 3 species of stem borer and suggest which species is least susceptible to BT toxin. Understood है. स्पीशीज 3 इज लीस्ट अफेक्टेड. देखो ना इसकी ग्रोथ भी देखो, ग्रोथ देखो इसकी, हर जगह इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है. और वैसे भी क्या रीजन है, एसिडिक पीएच मिल रही है. विच स्पीशीज मोस्ट ससेप्टेबल टू बीटी मेज, मोस्ट ससेप्टेबल दैट इज 1 or 2. Using the given information suggest why similar effect was not seen in 3 insect. क्यों? क्योंकि जिसके अंदर अल्कलाइन पीएच मिलेगी वहाँ बीटी टॉक्सिन उसके इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेंगे. बट अगर एसिडिक पीएच मिल रही है तो बीटी टॉक्सिन जो है वो इफेक्ट नहीं करेंगे. तो बस यही वाला रीज़न आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. उसके बेसिस पे आपको इनमें से स्पीशीज आइडेंटिफाई करनी है. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी ईजी. तो with this, thank you, and if you really loved us तो please चैनल को अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड कीजिए. और ऐसे ही क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस करते रहेंगे, अभी और भी पेपर्स आएंगे सैम्पल पेपर्स, तो हम सब पेपर्स का डिस्कशन लेके आपके साथ आएंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद मास्ट मेंटर्स.